जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुके 31 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर छुपा होता है, लेकिन हमारी कमी यह रह जाती है कि हम उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए गाइस, अपने सबसे पहले आपको अपने खुद को जानना है, अपने टैलेंट को जानना है, अपने इंटरेस्ट को जानना है, और उसी के बेस पर आपको अपने जो जीवन में है उसकी अकॉर्डिंग आपको चलना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो सफलता है वो खुद ब खुद आपके पास आएगी और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो गाइज, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ और साथ ही इसको अप्लाई कीजिएगा ज़रूर ज़िंदगी में, कि आपके जो अपनी इंटरेस्ट हैं या आपके टैलेंट्स हैं जो कि हिडन रहते हैं, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको आपको ज़रूर रिकॉग्नाइज करना है, उनको पहचानना है कि हमें हमारा कुछ कुछ खास इंटरेस्ट है, कुछ खास टैलेंट है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो गाइज, उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए। तो गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक संपन्न हुई है। 41वीं बैठक संपन्न हुई है जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में सत्य कथन है। तो गाइस, जीएसटी काउंसिल जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी जो काउंसिल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है, जो कि मैंने आपको पहले भी कवर किया था, जो कि 279 में 279 अनुच्छेद में 279 अनुच्छेद 279 के ए में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में क्या है, ये जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। तो गाइस, इसकी क्या हुई है, जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई है। तो अब इसके बारे में पूछा गया है कि इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो गाइस, इसके बारे में सत्य कथन है कि इस काउंसिल परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जी गाइस, जो जीएसटी काउंसिल है जो कि 279 अनुच्छेद में है, तो गाइस उसके जो जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं इस समय पे जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष। और इसी के साथ गाइस, काउंसिल को 2/3 बहुमतों राज्यों के पास है। यस गाइस, जो काउंसिल का जो 2/3 बहुमत होता है, 2/3 जो बहुमत होता है वो किसके पास है, राज्यों के पास है। वहीं वहीं जो 1/3 बहुमत है वो किसके पास है, सरकार के, यानी कि केंद्र के पास है। तो गाइस, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ यह काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत स्थापित की गई है। तो गाइज, यह भी इसका जो ऑप्शन है यह भी सही है। तो सभी कथन सत्य हैं गाइज, इसके सभी कथन सत्य हैं, जो कि आपको याद रखना है। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है जन धन योजना की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी कब घोषणा की गई थी। तो गाइज, जो जन धन योजना है, जन धन योजना की 6ठी वर्षगांठ बनाई गई है, इसकी पूछी गई कि इसकी घोषणा कब की गई थी। तो गाइस, जिसका आंसर है 15 अगस्त 2014 में इसकी क्या की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। यानी कि जब हमारा 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था 2014 में, तो गाइस उस दिन इसके जन धन योजना की लाल किले से मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। गाइस, लाल किले पे ही क्या होता है, उस दिन जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भाषण देते हैं। तो गाइस, उसी दिन क्या किया था, 2014 में 15 अगस्त के दिन जनधन योजना की क्या की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी। और इसी वजह से, और लेकिन 15 अगस्त को घोषणा की गई थी, लेकिन इसको 28 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो गाइस, इसलिए अब ये न्यूज़ में है 28 अगस्त, क्योंकि अभी गई है। तो 28 अगस्त से इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो इसलिए जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त को, और 28 अगस्त से ये शुरू की गई थी। तो इसलिए अब इसकी 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो जन धन योजना आपको याद रखना है कि जो जब मोदी जी ने सभी नागरिकों जीरो जीरो बैलेंस पे जो खाते खुलवाए गए थे, अकाउंट खुलवाए गए थे, वही है ये जनधन योजना। ठीक है गाइज, तो आइए जान लेते हैं, कुछ कुछ डेटा देख लेते हैं जनधन योजना के बारे में, जो है कि इस जो जनधन योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था, वित्तीय समावेशन इस जनधन योजना का क्या था, उद्देश्य था वित्तीय समावेशन। गाइस, आपको इन वर्ड्स को, वर्डिंग्स को याद रखना है। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो गाइस, उसमें वित्तीय समावेशन लिखा आएगा, जिसका जिसका अर्थ है कि
जो लाइन में लगा हुआ हर व्यक्ति, अंतिम से अंतिम व्यक्ति, यानी कि जो भारत के चाहे कितने ही पिछड़े इलाकों के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको सभी को क्या हो, बैंक की सुविधा प्राप्त हो, बैंकिंग सुविधा, बैंकिंग फैसिलिटी प्राप्त हो, और उन्हें उससे क्या होगा, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। लाइन में लगे अंतिम से अंतिम व्यक्ति के पास भी बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी, इसको कहते हैं क्या, वित्तीय समावेशन। तो गाइज आपको याद रखनी है। और गाइज इसी के साथ आपको याद रखना है कि जन धन योजना जो है यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम है, किस चीज़ की, फिनेंशियल इंक्लूजन की, फिनेंशियल वित्तीय समावेशन की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी स्कीम है, जो कि आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइज ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें क्या हुआ था, यानी कि जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 40.05 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए हैं, 40.05 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए हैं अब तक। और गाइज इसमें जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, ओवरड्राफ्ट की जो इसमें सुविधा दी गई है वो कितनी है गाइज, 10,000 इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है गाइज कि हम एक बार में कितने पैसे निकाल सकते हैं, 10,000 रुपये इसमें से निकाल सकते हैं, तो ओवरड्राफ्ट होता है ये। ठीक है गाइज। और इसी के साथ जो इसमें है, जो जनधन योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो मतलब 50% से भी ज़्यादा इसमें महिलाओं के खाते खोले गए हैं, 50% से भी ज़्यादा इसमें महिलाओं के खाते खोले गए हैं। और 500, और इसमें लॉकडाउन में क्या हुआ था इसी खाते में कि 500 रुपये की 3 किस्तें लॉकडाउन में आई थी, 500 रुपये की 3 किस्तें लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन के काल में आई थी। तो आपको ये याद रखना है, 500 की 3 किस्तें आई थी। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में नाओमी ओसाका अश्वेतो पर पुलिस अत्याचार के विरोध में वेस्टर्न एंड सदर्न टूर्नामेंट से हट गई हैं। नाओमी ओसाका में किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो गाइस ये जो नाओमी ओसाका है यह एक जापानीज क्या है, टेनिस प्लेयर है। टेनिस प्लेयर है कौन, नाओमी ओसाका, कहाँ की, जापान की है। ठीक है गाइस, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अभी एक टूर्नामेंट से, टेनिस के टूर्नामेंट से, जो कहाँ होने वाला था, वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट से हट गई हैं। इन्होंने अपना मतलब वापस हो गई, लौट गई हैं, यानी कि खेलने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि गाइस आपको मालूम होगा कि एक नाम आया था काफ़ी पहले, जॉर्ज फ्लॉयड, और उसी के बाद अब आया है क्या, ब्लैक, जॉर्ज फ्लॉयड और जैकब ब्लैक। इन दो लोगों की गाइज, ये दोनों ऐश्वेत ये दोनों लोग थे, तो जैकब ब्लैक ये 2 लोग थे जिनकी जो गोरे लोग हैं, जैसे कि गाइस आपको पता है कि जो पूर्वी या नॉर्थ अमेरिका की साइड में क्या होता है, रंग भेद नीति चलती है। तो गाइस वहाँ पर एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम से एक व्यक्ति थे जो कि ब्लैक थे, और जैकब ब्लैक यानी कि दोनों ही ऐश्वेत थे, उनकी बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई गोरे लोगों के द्वारा, यानी कि पुलिस के द्वारा, गोरे पुलिस के द्वारा क्या कर दी गई थी, इन दोनों की बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से कुछ वो भी मूवमेंट्स भी चले थे, जैसे कि आई कांट ब्रीथ, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये इस तरीके के वहाँ मूवमेंट्स भी चले थे। लेकिन और अब इसी वजह से क्या किया है, जो देखिए आप गाइज, ये नाओमी ओसाका जी को देखिए, ये हैं जापानीज क्या है, टेनिस प्लेयर हैं। तो गाइज इसी वजह से कि जो ऐश्वेत हैं उन पर इतना अत्याचार हो रहा है, कर रही है पुलिस, इस वजह से इन्होंने क्या ले लिया है, इन्होंने वापस हो गई है ये टेनिस टूर्नामेंट से। तो गाइस आपको याद रखना है कि कौन सी कहाँ की हैं और कौन सी प्लेयर है, यानी कि कौन से खेल से रिलेटेड है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में राफेल विमान पुणे सुर्खियों में था। राफेल विमान पुनः है सुर्खियों में है, इसके संदर्भ में सत्य कथन है। तो गाइस जो राफेल विमान है यह सुर्खियों में आया है, दोबारा से जानते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि जो राफेल विमान के बारे में सत्य कथन क्या है कि यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। गाइस लड़ाकू विमान है, 2 इंजन वाला है। ठीक है, क्योंकि एक इसकी जो इस तरीके से इसकी फ्रंट पे एक लगा रहता है पाइप, जहाँ से इसको इंजन भर सकते हैं, इंजन फिलिंग के लिए यह एक इसके फेस पर ही लगा रहता है, एक पाइप लगा रहता है। और गाइस इसी के साथ इस विमान की निर्माता कंपनी जो है डसोल्ट कंपनी है। गाइस कंपनी का नाम याद रखना है कि डसोल्ट कंपनी है, कहाँ की, फ्रांस की है, हमने फ्रांस से यह मंगाया है, तो डसोल्ट कंपनी फ्रांस की है। और यह विमान हवा में ईंधन भर सकने में
सेक्शन में गाइस मैंने जैसे बताया इसके फेस पर एक पाइप लगा होता है जहाँ से इसमें ईंधन भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी कथन सत्य हैं। इसके राफेल विमान के बारे में यह सभी कथन सत्य हैं। तो गाइस अब यह क्यों न्यूज़ में है? तो गाइस यह न्यूज़ में है कि जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि 10 सितंबर को हम राफेल को IAF में यानी कि इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल कर लेंगे। 10 सितंबर को IAF में इसको शामिल कर लेंगे। किसको? राफेल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लेंगे 10 सितंबर को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने ऐसा कहा है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए गए हैं। यह ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो गाइस आपको याद रखना है कि ये जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, यह किस मंत्रालय के अधीन है, जिसके अभी 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो गाइस आपको याद है कि जो पुलिस है वो किसके अंतर्गत आती है? तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है जो पुलिस होती है। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 50 वर्ष पूरे किए गए हैं। तो गाइस 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आपके बन जाए, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। सो गाइस तो गाइस 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि ये जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970, यानी कि 50 वर्ष पूरे हुए तो 1970 में बना था। और 18 अगस्त 1970 में यह बना था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो इसकी 50वीं वर्ष है, स्वर्ण जयंती बनाई गई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज वो कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है? वीएस कोमुदी हैं इसके। कौन डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर जनरल हैं इसके वीएस कोमुदी, जो आपको याद रखना है। तो गाइस जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, इसका कार्य क्या होता है? तो गाइस जैसे कि पुलिस अनुसंधान यानी कि रिसर्च दिख रहा है आपको, रिसर्च एवं डेवलपमेंट ब्यूरो है ये। तो गाइस इसका काम क्या हो सकता है कि ये जो हमारे वर्तमान जीवन में जैसे कि नए नए अपराध, नए लोग नए तरीके से क्राइम कर रहे हैं, उनके बदलते स्वरूप को बताना, क्राइम के बदलते स्वरूप को बताना कि किस किस तरीके से हम लोग क्राइम करते हैं। जैसे कि अब डिजिटल क्राइम काफ़ी चल रहा है। तो गाइस इस तरीके से जो भी क्राइम, जो नए स्वरूप, जो नए रूप आ रहे हैं किसके? क्राइम के, वो बताता है। यानी कि रिसर्च करके यह सब चीज़ें बताता है। और फिर उसके साथ अपराध की समाप्ति करना इसका कार्य है। और दूसरा चुनौती, जो पुलिस के सामने चुनौतियां आती हैं उसको बताना और समाधान करना, चुनौतियों का समाधान करना, ये सब इसके कार्य हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो है, तो गाइज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके यही काम होंगे। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से याद रखना है। और गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है हमारे देश के लिए, जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को किस महान खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो गाइज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि अभी गया है 29 अगस्त को गया है यह अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। सॉरी गाइज, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय खेल दिवस है जो राष्ट्रीय, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ना होकर राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कि हमारे बहुत ही, जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, किनको? मेजर ध्यानचंद जी को इनके बर्थडे पर 29 अगस्त को इनका क्या आता है? बर्थडे आता है गाइज। तो इस दिन इनका बर्थडे आता है, तो इसलिए इनका ये बनाया जाता है आज के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस। तो गाइज काफ़ी सम्मान की बात है और काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे ये हमारे देश के, जो कि किस खेल से रिलेटेड थे? तो हॉकी से रिलेटेड थे। हॉकी के इनको क्या कहा जाता है? मैजिशियन कहा जाता है। हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है, किनको? मेजर ध्यानचंद जी को। क्योंकि गाइज हॉकी इनका एक पैशन था। हॉकी जब खेलते थे तो हॉकी ऐसा लगता था कि इन्होंने हॉकी को अपने वश में किया हुआ है, इस तरीके से हॉकी खेलते थे। तो गाइस एक बार अब आपको जान लेना है कि एक बार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इनके बारे में कि जो हॉकी के जादूगर इन्हें क्यों कहा जाता है। गाइस इनका हॉकी जो था ऐसा लगता था कि इन्होंने बिल्कुल वश में की हुई है अपनी हॉकी, और जो बॉल है वो उससे दूर ही नहीं जाती थी। तो हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। और इसी के साथ एक बार जापान में गेम्स चल रहे थे, उस टाइम पे जापान ने क्या किया था? इनकी हॉकी को तोड़ कर देखा था। कहीं इसमें
कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं लगी हुई है, इसलिए जापान ने इनकी हॉकी को देखा तोड़कर, लेकिन उसमें कुछ ना निकला। ऑफ कोर्स इनकी मेहनत थी, वो उनकी उनका उनका जो प्रैक्टिस थी, जो डेली बेस पे ये क्या करते थे, वो उनकी प्रैक्टिस थी, जो जो वो इतने सुप्रसिद्ध क्या बन गए थे, हॉकी के क्या बन गए थे, खेल जो हॉकी जो गेम है उसके प्लेयर बन गए थे। तो गाइस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो गाइस इसलिए आप भी प्रैक्टिस करते जाइए और क्या सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाइए। तो जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनके बर्थडे पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो हॉकी के महान खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर थे। और गाइस इसलिए जो इनका जन्म हुआ था 1905 में, 1905 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो गाइस आपको याद रखना है। और इसी के साथ इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेले, लगातार इन्होंने गाइस 3 ओलंपिक खेले। 1928 में इन्होंने ओलंपिक खेला, जो कहाँ पर हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। और 1932 में जो इन्होंने जो हॉकी थी, वो हॉकी खेली थी कहाँ पे, ओलंपिक में। और साथ ही 1936 में इन्होंने हॉकी खेली। तो हॉकी जो 1936 में हुई थी गाइस, वो कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुआ था वो ओलंपिक, जहाँ पे इन्होंने 1936 में खेला था, जर्मनी में यह हुआ था ओलंपिक। तो गाइस जर्मनी में जब ये ओलंपिक खेलने गए, तो उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे हिटलर। तो गाइस उन्होंने इनके इनके बेस्ट जो इनका परफॉर्मेंस था उसको देखकर क्या कहा, हिटलर ने इनको ऑफर दिया कि आप हमारे देश में आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, और अगर आप हमारे देश में आते हैं तो हम आपको सेना का सबसे ऊंचा पद देंगे। गाइज वही हिटलर जो जिससे पूरी दुनिया उस टाइम पे डरती थी गाइज, उस हिटलर ने ऐसा कहा, इनके सम्मान में इन्हें सम्मानित करना चाहा और इन्हें अपने देश में बुलाया। लेकिन ध्यानचंद जी का देश प्रेम देखिए कि ध्यानचंद जी ने कहा कि नहीं, मैं मरते दम तक अपने देश के लिए खेलूंगा, मैं किसी और देश के लिए नहीं खेलूंगा। तो और गाइज उन्होंने ऐसा किया भी। गाइज जिस हिटलर से पूरी दुनिया उस टाइम पे डरती थी गाइज, उस समय पे जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं, उन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरीके से उन्होंने उनका मना कर दिया, उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो गाइज यह उनका देश प्रेम था, उनकी देशभक्ति थी। तो गाइज जब मेजर ध्यानचंद जी है, उनके पर्दे पर हमें इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और गाइज आपको याद रखना है कि इतने यशस्वी जो प्लेयर थे, इतने यशस्वी जो खिलाड़ी थे, उनको इतने यशस्वी होकर भी उनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, भारत रत्न उनको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो भारत रत्न नहीं दिया गया है उनको, केवल कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और इसी के साथ एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड, जो कि इनके नाम पर ही दिया जाता है। तो गाइज आपको याद रखना है। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। और गाइज देख लीजिए अपने यशस्वी खिलाड़ी को, जो है हमारे ध्यानचंद जी, जिनका जन्म कब हुआ था, अगस्त 29 1905 में, और डेथ दिसंबर 3 और 1979 में इनकी डेथ हो गई थी। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप शुरू किया गया है। चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप शुरू किया गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम हेतु केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 वर्ष के लिए कितना वित्त आवंटित किया है। तो गाइस चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप प्रतियोगिता है, जिसका शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम हेतु केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि इसके द्वारा यह चैलेंज शुरू किया गया है। 3 वर्ष के लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है, तो गाइस 95.3 करोड़ रुपीस इसको दिए गए हैं। किसके द्वारा यह शुरू किया गया है गाइस, किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जिसके जो कौन है हेड, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, रविशंकर प्रसाद हैं इसके, कौन इसके मिनिस्टर हैं, जो आपको याद रखना है। और गाइस रविशंकर प्रसाद और किसके मिनिस्टर हैं, तो गाइस ये है लॉ मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, प्रौद्योगिकी मिनिस्टर हैं ये रविशंकर प्रसाद जी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यू स्टार्टअप्स के लिए, जो कि हमारे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, उनको फंड प्रोवाइड कराएगा ये है जो हमारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी है, उसके लिए फंड प्रोवाइड दिया गया है। जो हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके लिए ये फंड प्रोवाइड कराएगा। तो गाइज आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 के
कहाँ पर आयोजित करने की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने की है? तो गाइस एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 के कहाँ पर आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो गाइस जो एरो इंडिया प्रदर्शनी है, एरो इंडिया प्रदर्शनी है, इसका कहाँ पर होगा? जो घोषणा की गई है वो की गई है बेंगलोर में। इसकी घोषणा की गई है एरो इंडिया प्रदर्शनी की, यानी कि जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हैं उनकी प्रदर्शनी होगी, एग्जीबिशन लगेगी, जो कि एशिया की लार्जेस्ट होती है, एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होती है ये, एशियाज लार्जेस्ट एग्जीबिशन होती है ये। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो हर 2 साल बाद लगती है, हर 2 वर्ष बाद यह प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगती है। ठीक है, तो 2021 में 21 की बात की जा रही है, 2021 के लिए घोषणा की है रक्षा मंत्रालय ने, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी एग्जीबिशन की जाएगी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसने द डिस्कवर्ड ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो गाइस किसने? मारिकी लुकासा रिजनेवेल्ट ने क्या जीता है? यह पुरस्कार जीता है, बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर जो अवार्ड है ये जीता है किसके लिए? द डिस्कवर्ड ऑफ इवनिंग उपन्यास। आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना है, क्योंकि गाइस यह जो पुरस्कार है ये किसके लिए दिया जाता है? केवल उपन्यास के, नॉवेल्स के लिए दिया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। तो 29 ईयर ओल्ड एक लेडी है, कौन? मारिकी लुकासा रिजनेवेल्ड, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी बुक है द डिस्कवर्ड ऑफ इवनिंग, इनकी उपन्यास है जिसके लिए दिया गया है। तो गाइस बुकर अवार्ड के बारे में आपको कुछ जान लेना है कि जो बुकर प्राइज है वो कहाँ पर दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। और इसी के साथ साथ यह कैसी बुक्स को दिया जाता है? नॉवेल्स को दिया जाता है, और जो नॉवेल्स इंग्लिश में होते हैं, केवल इंग्लिश वाले नॉवेल्स को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ इस मैन बुकर प्राइज के साथ 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, ठीक है, इस पाउंड दिए जाते हैं इस बुकर प्राइज के साथ, जो आपको याद रखना है। तो गाइज ये है मारिकी लुकासा रिजनेवेल्ड, जो है 29 किसी यंगेस्ट ऑथर है गाइज, यंगेस्ट ऑथर है जिनको यह जो बुकर प्राइज है यह मिला है। तो मारिकी लुकासा रिजनेवेल्ड है ये गाइज, इनको आपकी बुक याद रखनी है। ठीक है, तो गाइज आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है? तो गाइस ये कहाँ की है? आपको मालूम होगा, जापान के हैं ये प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण क्या दिया है? हवाला, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए क्या दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो गाइस जो जापान की ये सबसे लंबे कार्यकाल है इनका, इन्होंने अब इस्तीफा दिया है, दूसरी बार ये इस्तीफा दिया है गाइज। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन सब में। तो गाइज सबसे पहले कब बने थे? 2006 में ये बने थे, 2006 में। फिर 2007 में इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और फिर कब बने? 2012 में बने, अगेन 2012 में ये बने प्राइम मिनिस्टर। और कब? अब दोबारा से 2020 में इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है? कौन सी हेल्थ इश्यूज हैं? तो गाइस इनके आंतों में स्वेलिंग है, इनके आंतों में स्वेलिंग है, इस वजह से इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो गाइस आपको याद रखना है। तो गाइस जिस पार्टी से ये है, कौन सी पार्टी से है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से यह बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के ये प्रेसिडेंट हैं। तो गाइस इन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से इस्तीफा दे दिया है, जो आपको याद रखना है। तो गाइस आइए अब देख लेते हैं जापान के बारे में। जापान काफ़ी न्यूज़ में आ गया है गाइस, देख लीजिए जापान की यह है मैप है। आपको इसकी चाहिए गाइस, पूरा एक आइलैंड कंट्री है और काफ़ी आइलैंड से ही मिलकर बना है। तो गाइस जो जापान है वो 4 मेन आइलैंड है। कौन कौन से? होकाइडो, एक होकाइडो नाम है, होन्शु, शिकोको और क्यूशु नाम है आइलैंड्स के। जो 4 आइलैंड से ये मिलकर बना है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु ये आइलैंड है। ठीक है गाइस, तो टोक्यो क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और गाइज आज का जो लास्ट वीडियो क्वेश्चन था वो है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने जॉब सर्चिंग ऐप कोरमो जॉब्स भारत में लॉन्च की है? तो गाइस इसका आंसर है गूगल नहीं है, कोरमो ऐप लॉन्च की है भारत में। और गाइस इसी के साथ क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार कर गई है। अब संसद में कुल महिला सांसदों की संख्या है। तो गाइस आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलता की सीढ़ियाँ बढ़ते जाइए।